हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। बिल्कुल सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था और इसमें लास्ट क्लास में हमने शायद मोलरता के बारे में डिस्कस कर लिया था। मोलरता कंप्लीट हो गया था ना, ठीक है। अब मोलरता के बाद में अगली टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम वापस से मोलरता को देख लेते हैं, आखिरकार मोलरता में क्या क्या पढ़ा था ना, ठीक है। सुनिएगा बेटा, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन विलियन, और इसमें जो टॉपिक चल रहा था बेटा मोलरिटी। मतलब मोलरता, इसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा सुनना बेटा ना। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। आयतन ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, यही बताया था ना। मोल किसके होते हैं? विलय के। आयतन किसका होता है? विलियन का, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने देखा था, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है इसका ना। मोलरिटी बराबर होगा n अपॉन v। n किसके लिए आता है? विलय के लिए, यानी विलय के मोल। और v किसके लिए आता है? विलियन के लिए। विलियन का आयतन गुणा में 1000, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कुछ एक चीज़ें और बताई थी। एन वन कैसे निकालते हैं बेटा, ये बता चुका हूँ मैं पहले ही। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया भार बटे मोलर भार, सही है ना, ठीक है। जो भार आपको पता है उस भार में हम मोलर भार का भाग दे देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये तो हमने कर लिया था डिस्कस लास्ट क्लास में ना। इसी के साथ में एक छोटा टॉपिक और डिस्कस करते हैं बेटा। अगली जो हेडिंग आती है वो आती है मोलेलिटी, है ना। तो मोललता पढ़ा दी। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक हो गए? देखो, एक तो ये हो गया बेटा W/W, है ना, ठीक है। दूसरा हो गया V/V, तीसरा हो गया W/V। अच्छा, इसके बाद कौन सा हुआ? मोल फ्रैक्शन, यानी मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, जो भी है। और कौन सा हुआ? मोलरता। और कौन सा हुआ? मोललता भी हो गया। स्मॉल m, पढ़ा दिए क्या? दोनों हो गई मोलरिटी, कैपिटल M स्मॉल m दोनों पढ़ा दिए। स्मॉल m भी पढ़ा दिया क्या? तो अभी तो तुम कह रहे हो पढ़ा दिया सर। मेरे हिसाब से तो मैंने लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था, और क्या पता पढ़ा दिया तो बता दीजिए। केवल कैपिटल है मोलरता, ये टॉपिक पढ़ाया आपको, मोलरता। कैपिटल है ना, मोलरिटी, यही पढ़ाया अभी तक, है ना। इसके बाद स्मॉल m नहीं पढ़ाया, इसको बोलते हैं मोललता, है ना, मोलेलिटी। इसको स्मॉल m से लिखते हैं और मोलरता कैपिटल M से लिखा जाता है, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ा है, आप देख लो कॉपी में लिख रहा हो तो अच्छा। नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। तो हेडिंग डालो बेटा मोललता। स्मॉल m से लिखते हैं इसको ना, मोललता, स्मॉल m। और सुनिएगा बेटा ध्यान से, देखो मोललता की जब बात करते हैं ना। अच्छा, कैपिटल M में तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? सुनो, कैपिटल M यानी मोलरता। मोलरता में हमने पढ़ा मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन, है ना, विलियन का द्रव्यमान आयतन, और गुणा में 1000। ये हमने पढ़ा था इसके लिए ना, ठीक है। लेकिन जब मोललता की बात आती है तो स्मॉल m आएगा। स्टार्टिंग में तो मोल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब मोल तो आएगा, और मोल किसके आते हैं? विलय के आते हैं। विलय के मोल, है ना, फॉर्मूला लिख देते हैं इसका एक बार, है ना, विलय के मोल
और उसमें क्या आता था, विलयन का आयतन। विलयन के आयतन की जगह बेटा यहाँ यूज करते हैं विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अगर किलोग्राम में तब तो ऐसे ही रह जाएगा, और इसी को ग्राम में कर देंगे तो विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान अगर हो गया ग्राम के अंदर तो फिर क्या कर देते बेटा, 1000 से गुणा कर देते हैं, है कि नहीं। तो डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल तो n लिख देता हूँ किसके, विलेय। अब ये मैंने कल भी बताया था, हम पहले विलायक लिखते हैं, विलायक में विलेय मिक्स करते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन। इसलिए हम विलायक को a मानते हुए चल रहे हैं, विलेय को b मान के चल रहे हैं। बाकी कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, आप अपने हिसाब से कैसे भी मान सकते हो, बस पता होना चाहिए कौन सा है। ध्यान रखना विलेय के मोल है तो इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, विलेय मतलब NB, मोल, मोल के लिए n लिखूंगा, और b मतलब विलेय के मोल, डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान को लिखते हैं W से बाहर, है ना, किसका, विलायक। विलायक क्या है, A, तो WA गुणा में 1000। समझ गए क्या, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आप देखो बेटा, मोल निकालने का तरीका क्या था बेटा, n बराबर क्या होता है, W बटे m, दिया गया भार बटे मोलर भार, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। अच्छा ये किसके लिए निकाल रहा हूँ बेटा, B के लिए, तो ये भी किसका आएगा, B के लिए, और ये भी किसका आएगा, B के लिए, सही है। तो NB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, WB अपॉन में MB आएगा, MB और गुणा में ये WA। समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ गए तो बेटा यही हो गया मतलब, ना। ठीक, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है लास्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा वहाँ हमने इसके मात्रक पढ़ा था कैपिटल M का, है ना। वैसे स्मॉल m का मात्रक भी होता है, स्मॉल m का मात्रक है ना, मोललता का मात्रक। क्या होगा बेटा इसका मात्रक, देख के बताओ, मोल बटे किलोग्राम, मोल बटे किलोग्राम, सही है ना। मोल प्रति लीटर तो वो था दूसरा, मोलरता का, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप जानते ही इसको अच्छे से, मोल किलोग्राम इनवर्स। सही है। और इसी को लिखने का तरीका, जैसे वहाँ कैपिटल M से लिखा था तो यहाँ किससे लिख सकते हैं, स्मॉल m से। उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशन क्या दोगे इस मोललता की, इसकी डेफिनेशन रहेगी बेटा, विलायक का द्रव्यमान कितना कर दे, 1 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम हो गया तो खत्म, जो विलेय के मोल होंगे वही क्या बन जाएगी, मोललता। तो मोललता क्या हुई कि 1 किलोग्राम विलायक में, वहाँ विलयन बोलते थे, यहाँ क्या बोलोगे, विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता। उस जगह जब फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल M का, तो हमने पढ़ा था N/V, तो बोला था 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ये विलयन का आयतन है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होती थी, मोलरता। और यहाँ विलायक का द्रव्यमान है तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। उम्मीद है चीजें समझ में आई गई होगी आपको, ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं फिर फॉर्मूला लिख लेना। लिखिए परिभाषा इसकी, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं।
अब इसके बाद में आप पहले यहाँ तक का फॉर्मूला लिख लो, कंप्लीट है ना, और लास्ट में लिख देना मोललता का मात्रक, और वो मात्रक लिख दो। लिख लिया? अब देखिए आगे करते हैं ना बेटा, ये मात्रक भी लिख दिया ना, अलग से नोट करके लिख देना मोललता का मात्रक, और ये मात्रक है ये ना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? मोलरता भी होगी, मोललता भी होगी ना। एक टर्म्स और आती है नॉर्मलता, हालांकि इस टाइम पर वो नॉर्मलता हट चुकी है अपने 12th क्लास के सिलेबस से, है ना। ठीक है, नीट IIT में तो तुम पढ़ोगे ही, खैर वहाँ तो है ही, है ना। ठीक है, वहाँ फॉर्मलता हट चुकी है, फॉर्मलता वहाँ नहीं आती। फॉर्मलता पहले पढ़ा करते थे, अब तो नीट IIT में से भी फॉर्मेलिटी हट चुकी है ना। ठीक है, केवल नॉर्मलता है जो उसमें आती है बेटा, यहाँ तो नहीं है अपने, है ना। ठीक है, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालो बेटाओ, नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी, कैपिटल N। नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मलता कैपिटल N। अब सुनिएगा भाई, नॉर्मलता क्या होती है ना। देखो इसमें है ना मोल वाला शब्द नहीं है, जैसे मोलरता और मोललता में था तो विलय के मोल लिख दिया करते थे, यहाँ शब्द मोल गायब है, इसका मतलब मोल वोल तो नहीं आएंगे, समझ गए, है ना। तो नॉर्मलता को लिखने का तरीका क्या रहता है फिर, थोड़ा ध्यान से समझना, ये बिल्कुल अलग है थोड़ा उनसे हटके, है ना बेटा। इसमें आता है विलय के ग्राम तुल्यांक, है ना, पूरा लिख देता हूं। विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन वही लीटर में है जब तो यहीं रोक देंगे, और ml में हुआ तो फिर किससे गुणा करना पड़ता है, 1000 से। ये तो आप हमेशा ही ध्यान रखना है उनमें ना। ठीक है, तो नॉर्मलता का छोटा फॉर्मूला बन जाता है बेटा विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अब हमें एक चीज जो परेशान करने वाली वो है ग्राम तुल्यांक क्या होता है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ग्राम तुल्यांक क्या होता है। सुनो ध्यान से, देखो बात करें ना ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको ना, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक को निकालने का तरीका ये होता है बेटा कि विलय का जो भार है वो भार लिखो,
विलेय का भार बटे, यहां तो ग्राम तुल्यांक लिख रहा है, अब लिखेंगे ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकी भार। क्या कहा बेटा? ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी विलेय की बात कर रहे हो आप, उसका जितना भार है क्वेश्चन में पता चल जाता है, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी है वो भार, बटे में उसका भाग देते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार का। ठीक है सर, विलेय का भार तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगली जो टर्म में ये समझ में नहीं आ रही, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है ना? तो अब इसको देखते हैं, ये ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है? ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? तो जो भी आपके पास में मोलर भार होता है, मोलर द्रव्यमान तो जानते हो आप, है ना? क्योंकि जो भी निकाल रहे हैं हम विलेय के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए विलेय का ही लिख रहा हूं ना। विलेय का मोलर भार है ना, विलेय का मोलर भार, इसमें भाग देते हैं बेटा एक एन फैक्टर आता है जिसका, है ना, एन फैक्टर, या इसको फैक्टर को हिंदी में जाने क्या बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते होंगे अभी देख लेंगे ना, एन संयोजकता ही बोलते होंगे शायद, है ना, ठीक है, बाकी एन फैक्टर ध्यान रख लेना बेटा ना, ठीक है। किसका भाग देते हैं? एन फैक्टर का। चलिए ठीक है, ये एक के बाद एक कले से स्टार्ट होते जा रहे भैया ना। पहले तो ये समझ में आया हमको ये क्या होता है, ठीक है, फिर ये समझ में आया तो धीरे धीरे फिर इसमें दिक्कत आई कि इसके अंदर एक ग्राम तुल्यांकी भार क्या था। चलिए ग्राम तुल्यांकी भार जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमने समझने की कोशिश करी, ये कैसे निकालते हैं? जो भी मोलर भार होगा उसके अंदर एन फैक्टर का भाग देंगे। तो अब हमको क्या क्या समझ में आया अभी तक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले तो ग्राम तुल्यांक को कैसे निकालूंगा? विलेय का भार बटे तुल्यांक भार, है ना, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूँ बेटा, ऊपर तो हो गया विलेय का भार, इसकी जगह रख रहा हूँ मैं ना, विलेय का भार बटे डिवाइड में क्या आएगा? ग्राम तुल्यांक भार, है ना, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका। आयतन की जगह आयतन रहने दो, आयतन किसका था? विलयन का, विलयन का आयतन, और बेटा गुणा में क्या आता है? 1000, है ना, 1000 ही भाई। उम्मीद है ये बात तो समझ में आई होगी आपको। अच्छा, इसमें भी आपको ये बताया मैंने कि विलेय का भार तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना हमको। विलेय का भार तो हमको समझ में आ रहा है, पर ये विलेय का जो ग्राम तुल्यांकी भार है ये कैसे निकाला? इसको निकालने का तरीका ये, विलेय का मोलर भार गुणा बटा में एन फैक्टर, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो बेटा, विलेय का क्या आएगा? मोलर भार, मोलर भार, और इसके बटा में क्या आएगा? एन फैक्टर। वो बटा वाली संख्या गुणा में पहुंच जाएगी ऊपर, तो ऊपर ही वो एन फैक्टर को मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? एन कारक भी बोल देते हैं, निम्न कारक बोलते हैं शायद, है ना, ठीक है। बाकी संयोजकता भी बोल देते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। एन फैक्टर ध्यान रखना आप। तो ये बात समझ में आ गई। इसमें जो भाग लग रहा था एन फैक्टर का, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गया। और विलयन का आयतन तो ऐसे कैसे आएगा? आएगा विलयन का आयतन, और गुणा में क्या है? 1000। ये सब नॉर्मलता चल रही है, बात सही है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना? तो देखो, नॉर्मलता निकालने का तरीका अभी तक हमको क्या समझ में आया? अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। विलेय का भार लिखो, बटा में विलेय का मोलर भार लिखना पड़ेगा। ये चीजें से तो हम फेमिलियर है, ये तो जानते हैं, है ना। भार क्वेश्चन में दे देगा, मोलर भार हम जानते हैं, ये निकालना। विलयन का आयतन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग पता होगा। एन फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे वो सिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। बाकी 1000 है वो तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को थोड़ा सा और रिलेशन की फॉर्म में देख ले बेटा। ये बताओ, विलेय का भार बट्टे विलेय का मोलर भार है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये जो टर्म दिख रही है ना आपको, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? आप बता सकते हो क्या? भार बट्टे मोलर भार क्या होता है? मोल। समझ गए हो क्या भाई? ये विलेय का भार है और ये क्या है? विलेय का मोलर भार। समझ गए ना? तो इसको मिलाकर के मैं क्या लिख सकता हूं, है ना? मोल लिख सकता हूं।
अरे मोल का फॉर्मूला ये तो पढ़ा है हमने, भार बटे मोलर भार। तो ये भार है, ये मोलर भार है, दोनों एक के ही है, एक के आने चाहिए थे, तो उसी के मोल बन जाएंगे। मतलब दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ विलेय के मोल। सही है क्या? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इन दोनों की जगह तो लिख दिया विलेय के मोल। विलेय के मोल डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा, विलयन का आयतन। अच्छा, गुणा में 1000 भी है। अभी इसके अलावा भी एक चीज बच रही है क्या, n फैक्टर और बच रहा है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है। अब आप इसको देखो बेटा, ये पूरी टर्म्स मिलके क्या बन रही है, विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन गुणा में 1000, मोलरता। क्या बन रही है, मोलरता। समझ गए क्या? इसको जो कहोगे ना आप, ये एकदम देखने में आपको समझ में आ रही होगी, ये क्या है बेटा, मोलरता बन रही है पूरी, है ना। ये जो टर्म्स दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, पूरी मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला देख लो, विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन गुणा 1000। तो मैं ये एक रिलेशन बना सकता हूँ कि n जो होता है ना, नॉर्मलता जो होती है ना, है ना, इसको एक बार लिख देता हूँ, नॉर्मलता जो होती है ना, वो किसके बराबर हो गई, ये पूरी तो क्या बन गई, मोलरता, गुणा में किससे हो गई, n फैक्टर से। n कारक के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये इनका बीच का संबंध है। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध होता है। एक वर्ड होता है बेटा नमन, नाम है किसी का, तो याद रखना, न मैं न, वो थोड़ा सा याद रखने के लिए ना, न नॉर्मलता, मैं मोलरता इनटू n फैक्टर ना, नमन से याद रख लेते, बाकी कुछ नहीं, वो तो वही बात है ना। रिलेशन पूरा प्रूव कर दिया आपके सामने कि अगर मोलरता आपको पता है, n फैक्टर पता चल जाए कैसे भी, तो हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। क्या पता क्वेश्चन में नॉर्मलता दे दे और n फैक्टर दे दे, तो मोलरता निकाल लेंगे। समझ गए? मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि हमें नॉर्मलता का इतना काम आएगा नहीं, पर फिर भी आप आगे तैयारी करोगे तो वहाँ बहुत काम आएगी चीज़ें ना। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी आपको, जो भी मैंने समझाई। सारी बातें क्लियर है क्या भाई? कोई दिक्कत है क्या इसमें? समझ में आई ना? ठीक है, फाइनली हमको क्या क्या समझ में आया, देखो इसमें एक तो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है ना बेटा, वो कौन सा याद रखना है, वो ध्यान रखना। एक तो फॉर्मूला ये डायरेक्ट आप है ना, इसको याद रखोगे, है ना। n फैक्टर निकालने के, भाई नॉर्मलता निकालने का तरीका क्या है, विलेय का भार बट्टे विलेय का मोलर भार, इधर n फैक्टर हो रहा है, विलयन का आयतन आ रहा है, गुणा में 1000 आ रहा है। या फिर आप इसको याद रख लो, लेकिन इसमें पता होना चाहिए कैसे कैसे निकाल रहे हैं, है ना। फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला तो इसका यही है भाई, नॉर्मल फॉर्मूला तो यही कहता है ना इसका, ठीक है, कि विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन गुणा में 1000। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं वो हमने इधर देख लिया अलग से, ठीक है। ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका है विलेय का भार बट्टे विलेय का ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक की भार कैसे निकालोगे, तो ग्राम तुल्यांक की भार निकालें मोलर भार में n फैक्टर। n फैक्टर मैं अभी समझाऊंगा अलग से, n फैक्टर को छोड़ दो, n फैक्टर को अभी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम ना, कैसे कैसे निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, पहले इसको समझा दूँ है ना, इसको लिखवा देते हैं। तो हेडिंग तो डाल ही रखी आपने नॉर्मलता। चलो यहाँ से परिभाषा बताओ एक बार। परिभाषा तो स्टार्टिंग के फॉर्मूले से निकालनी है। क्या होगी, विलयन का आयतन कितना, 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। समझ गए क्या? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक को ही क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर है क्या? लिखो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। समझ गए? अच्छा, अब आप बेटा इसको कंटिन्यू लिखो, है ना। कहाँ तक लिखोगे, इस फॉर्मूले तक, और इसके साइड में आप ये फॉर्मूले अलग से लिख लेते, जैसे लिख लेते ना, हमको पता नहीं होता मोल कैसे निकाला, तो ये मोल का लिख दिया ना,
तो ये तो कंटिन्यू लिख लो यहाँ तक, ये जो बॉक्स में बंद किया है ना केवल इसी तक है ना, बाकी रिलेशन को मैं अलग से लिखवा दूंगा, अभी इसको मैं अलग से लिखवाऊंगा ना, आप केवल यहाँ तक लिख दो और साइड में इन दोनों फॉर्मूले को लिख ले। हालांकि तुमने पढ़ लिया होगा नहीं वैसे टॉपिक तो पता होगी सारी चीजें, तो तुम्हें ऐसा थोड़ी लग रहा है कोई नई नई चीज थोड़ी लग रही है, सब सुना सुना पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, और प्रैक्टिस की होगी तो सारी चीजें याद भी होंगी, प्रैक्टिस की होगी तो। कोई है ऐसा बच्चा जिसको ये पूरा याद है सारा कंप्लीट पहले से ही? नहीं है? तो क्या करते हो तुम क्लास में बैठ के? तो अब तो चल रही है बेटा, पूरी क्लास चल रही है ना, तो भी नहीं पढ़ते ना, लाइक कहाँ पढ़ते हो तुम, याद ही नहीं है? हाँ लिख लिए क्या? बेटा ये यहीं तक लिखना था, ये दोनों अच्छा पूरा छाप लिया कि तुमने? यहीं तक लिखा है ना, और ये दोनों लिख लिए फॉर्मूले साइड में दोनों है ना, कैसे कैसे निकालते हैं। अच्छा तो आप एक सबहेडिंग डाल दो, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। लिख दिया क्या भाई? ठीक है, तो देखो यहीं से लिख दो, हो गया संबंधित है, अभी पूरा बताया जो है ना। पहले ये फॉर्मूला लिख दो नॉर्मलता का, और उसके बाद की चीजें आपको सब जानते ही हो। कुछ समझाने की जरूरत थोड़ी, समझ में आ गया हुआ ना।
हाँ बेटा हो गया। लिख लिया ना सबने? अब भाई इसके आगे चलते हैं ना, सुनो आगे ध्यान से ना। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई आपको? तो ये बात हो गई नॉर्मलता की, है ना। नॉर्मलता में अभी एन फैक्टर समझ में नहीं आया हमको, है ना, इसको डिस्कस करते हैं। देखो एन फैक्टर कैसे निकालते बेटा, सुनना। देखो एन फैक्टर अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जैसे किसी अम्ल के लिए मान लो, पहले कोई आयन के लिए मानता हूँ। कोई आयन है ना, उसके लिए कैसे निकाल सकते हैं हम एन फैक्टर, है ना। तो इसका तरीका क्या होता है बेटा, सुनो। जैसे आयन है ना, मान लो ये एम है और इस पर मान लो जो भी चार्ज है एन मान लेता हूँ। तो कुछ नहीं करना बेटा, जो भी होगा ना उसका एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो ऑक्सीजन पे लिखा था -2, है ना, इसके लिए निकालना है। तो ऑक्सीजन का तो पता ही है ना आपको, ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर की बात करोगे ना, जो चार्ज है ना वो इसका एन फैक्टर है, जो इस पे चार्ज है ना वही क्या है, एन फैक्टर। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस माइनस से मतलब नहीं है ना। मान लो और कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लो एल्यूमिनियम लिखा बेटा, एल्यूमिनियम पे +3 लिखा मैंने, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। सल्फेट की बात करूँ SO4, तो इस पर 2- होता है, इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, ये तो हो गई आयन की बात। ठीक, अच्छा दूसरी बात करूं मैं, मान लो कोई अम्ल है, ठीक है, तो किसी अम्ल के लिए कैसे निकालेंगे। तो अम्ल में जो H+ आयन की संख्या होती है ना, जितने H+ दे सकता है वो इसका एन फैक्टर होता है। जैसे HCl की बात करूं बेटा, HCl में कितने H+ दिखाई देंगे आपको पता है, H+ और Cl- निकलेगा, इसलिए इसके लिए एन फैक्टर जो आएगा वो 1 आएगा। इसके लिए जो एन फैक्टर आएगा वो कितना है बेटा, 1। H2SO4 की बात करूँ, H2SO4 तो 2 H+ दे सकता है, पहले H+ देगा तो HSO4- बनेगा। भाई इसको ऐसे समझो, H2SO4 है, एक H+ हटाऊंगा तो HSO4- बनेगा। फिर दोबारा इसमें से एक और निकाल सकता हूँ मैं, HSO4- में से एक और हटा दूँ H+, तो ये हट गया, SO4 2- बन जाएगा। सही है ना, पहले एक हटाया तो 1- आया, फिर दूसरा भी हटा दिया तो 2- के हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना भैया, समझ में आई बात। तो यहाँ देखो ये H2SO4 है, इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। एक और बता दो, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH कितना आएगा बेटा, 4। कितना है भाई, 4 आएगा ना। कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों आएगा 1, अरे ये हाइड्रोजन ये थोड़ी देता है, H+ की फॉर्म में तो यही निकलता है। एसिटिक एसिड कैसे करता है बेटा, CH3COOH, है ना। तो इसमें क्या होगा, CH3COO- बचता है प्लस H+ बन, ये H+ ही तो हटता है, केवल जो COOH के साथ जुड़ता है, इससे पहले कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो जो भी अम्ल है उसमें देख लेना कितने H रिमूव कर सकता है। अभी एसिटिक की जगह मान लो कोई इस तरीके लिख देता मैं, CH3 CH2 COOH, बताओ इसमें कितना आएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि यहीं से जाएगा, है ना। ठीक, ये तो हो गई अम्ल की बात। अब मैं बात करता हूँ बेटा इसके अलावा कोई क्षार हो सकता है, है ना। तो किसी क्षार के लिए कैसे निकालोगे, तो क्षार में क्या देख लेंगे, OH, क्षार में क्या देख लेंगे, OH। जैसे NaOH की बात करूँ बेटा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही OH है इसमें ना। एन फैक्टर कितना आएगा इसके लिए, 1 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने लिख दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितना आएगा एन फैक्टर, 2 आएगा। तो समझ गए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो भाई वैलेंसी 3 होती है एल्यूमिनियम की, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है बेटा, किसी
लवण या यौगिक के लिए बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है, कोई सॉल्ट है या कोई कंपाउंड है, इसके लिए कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो देखो भाई, लवण या क्षार के लिए बात करें तो जैसे कोई लवण ले लो, मान लो एक NaCl उठा लेते हैं यहाँ से ना, NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या करो बेटा कि कितने पॉजिटिव नेगेटिव है उस चार्ज को देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस में कितना आएगा ये बताओ, प्लस का 1 आएगा, माइनस में कितना आएगा, माइनस का 1। इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको, क्या लेना है, एलसीएम। नॉर्मली ऐसा भी कह सकते हो दोनों का गुणा, पर हर बार वो गुणा सही नहीं होता, कई बार 2-2 आएगा तो 2-2 का 2 ही एलसीएम आएगा, 4 नहीं आएगा ना। तो इन दोनों का एलसीएम, मतलब एलसीएम समझ गए ना, ठीक है। तो 1 और 1 वैसे तो 1 ही रहेगा, ठीक। जैसे अब मैं मान लो 1 लेता हूँ 1 वाला और 1 ले लेता हूँ 2, जैसे मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड ये लिखा तो MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा प्लस का 2, क्लोरीन पे तो -1 ही रहेगा। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, है ना। तो 2 और 1 बेटा वो संख्या देखते हैं जिसमें दोनों का भाग जा सके पूरा पूरा, तो 2 ही आती है ना, पर छोटी से छोटी देखने। अच्छा, अब जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा Al2O3, इस पे देखें एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज आता है, +3, ऑक्सीजन पर -2, 3 और 2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेना 6। 6 ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाएगा और 2 का भी जाएगा, है ना, ठीक है। तो n फैक्टर कितना आएगा इसका, 6, जो एलसीएम आ रहा है 3 और 2 का मिला के। अरे छोटी क्लास में ऐसे नहीं निकालते थे क्या, आप 3 और 2 लिख करके ऐसे निकालते थे, किसका भाग जा रहा है, पहले 3 का दे देते, 3 एकम 3, 2 में नहीं जा रहा, फिर 2 का दे देते हैं, तो इनका गुणा कर लेते थे, 3 दूनी 6, वो है एलसीएम, भूल गए होंगे नालायक, है ना, ठीक है। तो अच्छा ज़्यादा भाई सीधा सीधा ये समझ सकते हो आप बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई, 1 का गुणा 1, 2 का 1 का गुणा 2, 3 और 2 का गुणा 6। लेकिन जैसे मान लो बेटा मैंने लिख दिया MgO, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं बोलता, एलसीएम बोलता हूँ। मैग्नीशियम पर कितना आएगा, +2, ऑक्सीजन पे आएगा -2, मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो गया, है ना। पर अगर आपको पता है एलसीएम लूंगा 2 और 2 का, तो 2 का ही भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया, कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 में दोनों का भाग जा रहा है, क्यों भाग दो ना, तो 4 नहीं करते, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा, है ना। बाकी आप मोटे तौर पे आप समझ सकते हो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका 2 ही रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी ना, ठीक है। तो आप यहाँ क्या समझे बेटा, एलसीएम लेना होता है किसका, प्लस का और माइनस वाले का। जो प्लस और माइनस होता है उनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम लेने पर क्या निकल जाता है, उसका एन फैक्टर निकल जाता है। ये अभी तक केवल सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा हमने, एन फैक्टर। अब इससे सबका निकल जाता है अप्रोक्स, है ना, ठीक है, जितनी हमको नीड है अभी तो फिलहाल इसके साथ। अम्ल के लिए, क्षार के लिए देख लिया, आयन वायन के लिए देख लिया, कोई स्वतंत्र होगा तो कोई यौगिक होगा तो उसके लिए देख लिया, ठीक। तो ये चारों तरीके से एन फैक्टर को हम निकालते हैं। एक बार फटाफट इसको लिख दो ना, एन फैक्टर ज्ञात करने का तरीका ऐसे करके, और चारों लिख दो। अच्छा, पर इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे बेटा ज़्यादा अपन, है ना, है ही नहीं सिलेबस में, क्यों फालतू में ज़्यादा टाइम खराब करेंगे ना, जिसके हैं उसके करेंगे। वैसे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में, प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 40 के आसपास न्यूमेरिकल इस चैप्टर में ना। इसमें मैं एक एक लाइन लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए, फिर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, आपकी मर्जी है ना। इसमें लिख देता हूँ मैं आयन में संयोजकता, इसमें क्या आता है, अम्ल में H+ की संख्या, इसमें क्या आता है, क्षार में OH- की संख्या। अलग बात थोड़ी लिखी कोई, इसे समझ गए होंगे ना। और इसके अंदर क्या लिखा आपने, प्लस तथा माइनस का एलसीएम, दोनों जो भी आएंगे ना, चाहे
इससे क्या थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको वापस पढ़ोगे तो। हो गई? समझ में तो आ गया होगा ना ये। इसके बेस पे वो नॉर्मलता में कैसे काम आएगा वो भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, ऐसे कहते कहते अपन ने सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। बस न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा इसके ज़्यादा, है ना। बाकी समझा सारा दिया इसमें जो भी काम आता है। कभी भी नॉर्मलता पढ़ोगे तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा अगर थोड़ा पढ़ के गए होंगे तो यहाँ। हो गया बेटा? देखो उनका रिलेशन तुम्हें पता है ना कि हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा 1, वो एन फैक्टर, यही था ना नमन वाला। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर, यही है। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जिसमें एन फैक्टर का मान 1 हो जाए, जिसमें एन फैक्टर का मान 1 हो जाए तो ये नॉर्मलता और मोलरता क्या हो जाएगी उसमें बराबर, है कि नहीं। तो जिसमें भी, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ HCl के लिए पूछ रहा है, तो HCl के लिए चाहे आपसे नॉर्मलता पूछे चाहे मोलरता पूछे, मतलब एक ही निकल के आया। इसमें नहीं आएगा मतलब एक, है ना। पर जिसमें एक आ रहा है उसके लिए तो नॉर्मलता और मोलरता बराबर हो गई। आपसे पूछे NaCl के लिए तो समझ जाओगे सर नॉर्मलता पूछे चाहे मोलरता पूछे हमें कोई टेंशन नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं। तो जिसका भी एन फैक्टर 1 आता है ना, उसके लिए आपसे चाहे नॉर्मलता पूछे चाहे मोलरता पूछे कोई परेशानी नहीं है, समझ गए, है ना। और बाकी क्या काम में आ रहा है उसको देखो समझो, क्योंकि अभी आपको पता है बेटा ग्राम तुल्यांक बाहर निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांक। भाई मुझे नॉर्मलता निकालनी है तो नॉर्मलता के लिए ग्राम तुल्यांक पता होना चाहिए। ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका क्या है, विलेय का जो भार होगा वो लिखूंगा बटे में विलेय का ग्राम तुल्यांक भार। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांक भार। ग्राम तुल्यांक भार जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा H2SO4 का ग्राम तुल्यांक भार बताओ, ग्राम तुल्यांक भार। क्योंकि ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं तो ये आराम से वैल्यू रख दूंगा उसमें, भार तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा और ये निकाल लूंगा मैं, ना। कैसे निकालते हैं इसको, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, ग्राम तुल्यांक भार निकालना है तो ग्राम तुल्यांक भार निकालने का तरीका ये, जिसके लिए पूछ रहा है ना उसका तो मोलर भार लिख दो। तो H2SO4 का मोलर भार कितना होता है भाई, 2 हाइड्रोजन का, सल्फर 16 पे आता है, 16 दूनी 32 हो गया, ऑक्सीजन 16 होता है एक ऑक्सीजन का, तो 16 × 4 64, सही है ना, 98 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया विलेय का मोलर भार, बात सही है क्या। अरे ग्राम तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं, मोलर भार बटे एन फैक्टर, ऐसे निकालते क्या, मोलर भार बटे एन फैक्टर। मोलर भार तो लिख दिया हमने, एन फैक्टर, अरे H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा H2 में, है ना। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे बस, कितना आएगा बेटा, टोटल शायद कितना है 98, है ना। 98 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 49। तो H2SO4 का ग्राम तुल्यांक भार निकाल लिया हमने, 49 आएगा, है कि नहीं। H2SO4 का ग्राम तुल्यांक भार कितना आया, 49। अब क्वेश्चन में देख लो इसका भार दे देगा, वो बोल देगा कि मान लो 90 ग्राम या 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम जो भी इतना H2SO4 लिया है,
तो वो H2SO4 लिया वो बाहर रख देंगे यहाँ, और ग्राम तुल्यांक के बाहर हमने 49 निकाल लिया, इसका इसमें भाग देके ग्राम तुल्यांक निकल जाएगा। ग्राम तुल्यांक आ गया, आयतन क्वेश्चन में मेंशन होगा, नॉर्मलता निकल जाएगी, है कि नहीं। तो निकालने का तरीका कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे ही, H3PO4 है ना, चलो इसको रहने दो, और भी कोई लेते हैं, जैसे मान लो Al2O3 का ग्राम तुल्यांक की भार बताना है। ग्राम तुल्यांक की भार एक बार निकाल के बताओ कितना आएगा, वही मोलर भार बटे एन फैक्टर। सही है। एल्यूमिनियम का पता है कि भार कितना होता है, 27। 13 नंबर पे आता है, 13 दूनी 26 नहीं होता, 27 होता है, ध्यान रखना है ना एल्यूमिनियम का। तो 2 एल्यूमिनियम का कितना हो गया, 27 × 27, 27 + 27 कितना हो गया, 54। और 3 ऑक्सीजन का 48, 54 कितना हो गया, कितना आ रहा है बेटा, देखो 27 + 27 तो इसका हो गया 2 एल्यूमिनियम का, सही है क्या, 2 है एल्यूमिनियम यहाँ, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 तिया 48, डिवाइडेड बाय कितने का भाग दूंगा इसमें, तो एल्यूमिनियम में तो आता है +3, ऑक्सीजन में आता है -2, 3 दूनी 6 का भाग लगेगा। सही है, इनको ऐड करो बेटा, कितना है 27, 27, 54, 54 और 48 कितना हो गया, तो 102 डिवाइडेड बाय 6 है ना, 6 एक बार गया, यहाँ 4 बचा, 6 7 42, 17 आएगा। Al2O3 का अगर ग्राम तुल्यांक की भार पूछ रहा है तो 17 आएगा। अब बोल दे, मान लो उसने कि 51 ग्राम आपने लिया होगा Al2O3 है ना, तो इसमें अब पूछ लेगा तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, विलय का भार पता चलेगा 51 ग्राम, उसमें इसका रख दो, तो ग्राम तुल्यांक की भार भाग कर दो, ग्राम तुल्यांक आ गया, जो भी आया बटे आयतन गुणा में 1000। ये निकालने का तरीका था ना, ठीक है, बस इतना ही समझाना था, नॉर्मल था कि इसके अलावा और क्वेश्चन हमको नहीं करने, समझ गए। अब एक और चीज बात है, देखिए बेटा, आयतन के संबंध में है ना, आयतन और मोलरता में संबंध, आयतन तथा मोलरता में संबंध, देखो बेटा, आयतन और मोलरता में संबंध का मतलब क्या है कि आपके पास में एक कोई विलयन है ना, इस विलयन में कुछ भी है, ठीक, ये एक कोई कंटेनर है, ऐसा ही कोई दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर भी कुछ भरा हुआ है, और इन दोनों को मिलाकर हमने एक अलग कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, क्या कहा बेटा, एक अलग कंटेनर था ए, ये ए है, ये बी है, दोनों को मिला के मैंने कुछ एक में डाल दिया। अब ये कह रहा है कि इसका आयतन तो मैं मान लिया आयतन है इसका V1, V1 तो इसका क्या है आयतन, और इसकी मोलरता है बेटा M1, जिसको हम मिक्स कर रहे हैं। एक V1 आयतन वाले को M1 मोलरता वाला सॉल्यूशन है, जिसको इसका आयतन मान लेता हूँ V2 है, मोलरता है M2, है ना। ठीक है, इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन बन गया। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका आयतन दे देगा, क्वेश्चन में इसकी मोलरता दे देगा, इसका आयतन दे देगा, इसकी मोलरता दे देगा, और फिर बोलेगा दोनों को हमने मिला दिया, तो अब बताओ जो नया सॉल्यूशन बना ना, इसकी मोलरता कितनी होगी, इसकी मोलरता कितनी होगी। दो का मोलरता और आयतन पता है, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद पूछ रहा है कितनी मोलरता होगी। तो इसको लिए ऐसे करते बेटा, इसका आयतन तो आप पता है कर ही लोगे, आयतन तो कितना होगा जितना मिला रहे होंगे, मतलब V1 + V2 दोनों जोड़ देना। अरे 2 लीटर ये होगा, 3 लीटर होगा, तो टोटल 5 लीटर आएगा, है कि नहीं। आयतन तो बाहर से आने से रहा, लेकिन ध्यान रखना मोलरता ऐसे नहीं जुड़ती। पता चले मोलरता भी M1 + M2 करके निकाल दिया आंसर, नहीं, है ना। जो मोलरता आपको निकालनी है ना, वो कैसे निकालोगे,
तो इसका एक तरीका है, वही बता रहा हूँ मैं आपको ना, कि क्या करो बेटा, जो आयतन और मोलरता है ना V1 M1 उनका गुणा करो, ऐसे ही आयतन और मोलरता है ना V2 M2 इनका गुणा करो, दोनों का गुणा किया, इनके गुणन को आपस में जोड़ दो, दो मिलाए, 3 मिलाते तो 3 का जोड़ देता, 10 मिलाते तो 10 को जोड़ देता। अब ये है ना, दो भी इनका वॉल्यूम और मोलरिटी का मल्टीप्लाई है, इसका भी कर लो, इनका योग करो, वो जो नया विलयन बनेगा उसका आयतन और उसकी मोलरता के गुणनफल के बराबर होगा। चाहो तो 3 मान करके वो 3 लिख सकते थे, बाकी हम ऐसे लिख देंगे। अब क्वेश्चन में ये दोनों चीजें तो गिवन होगी, तो टोटल आयतन भी निकल जाएगा, तो m का मान निकालना है, यानी टोटल आयतन का भाग दे देंगे उसमें, और कुछ नहीं करना। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको, है ना? तो एक केस तो ये बन गया जिसमें आपके पास में दो अलग अलग मोलरता वाले आयतन वाले विलयन थे, जिसको आपस में मिक्स किया, नया विलयन बना और उसकी मोलरता निकाल ली हमने। एक छोटा सा केस और बनता है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार है ना मैं कोई अलग वाला आयतन नहीं ले रहा, मैंने एक ये लिया कंटेनर जिसकी मोलरता और आयतन आपको पता है, मान लेता हूं इसकी मोलरता और आयतन ये है ना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं बेटा, तनुकरण वाला प्रोसेस कर रहे हैं। तनुकरण का मतलब समझते हो क्या आप? इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, केवल पानी, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं तनुकरण। कहीं भी लिखे ना तनुकरण कर रहे हैं, डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का मतलब यानी तनुकरण का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसमें पानी ऐड किया हमने और कुछ ऐड नहीं किया, है ना। अच्छा, तो अब सिर्फ और सिर्फ इसका आयतन बढ़ेगा तो मोलरता पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मोलरता के हिसाब से आयतन के हिसाब से चेंज होती है। मोलरता जानते हैं हम, विलय के मोल बट्टे आयतन, आयतन चेंज होगा तो मोलरता तो चेंज होगी। तो क्या होगा बेटा, यहां से क्या निकल के आएगा, तो देखो ऐसे स्टार्टिंग में ये केस था, जब मैंने इसका तनुकरण किया तो तनुकरण से इसकी जो मोलरता और आयतन है, आयतन बढ़ के भाई बोल देगा कि मैंने इतना पानी, मान लो ये पहले 5 लीटर था और इसमें मान लो 50 लीटर पानी मिलाया होगा, 50 और 5 55 लीटर हो गया आयतन, निकाल लोगे। या फिर बोल देगा टोटल आयतन इतना हो गया, ये हमको निकालना है इसकी मोलरिटी जो बनेगा बाद में। तो कुछ नहीं होता, तो दोनों बराबर होते हैं, मतलब V1 और M1 का जो मल्टीप्लाई होगा ना स्टार्टिंग में, ये गुणा बराबर होगा जब बाद में जितना आयतन बन गया टोटल वो और उसकी मोलरता के। पानी ऐड करने के बाद जो आयतन बना वो है V2, समझ गए। पानी ऐड करने के बाद टोटल आयतन कितना बना V2 प्लस उसकी जो मोलरता जो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में वो, और स्टार्टिंग में मोलरता और आयतन वो दे देगा। तो ये दो तरीके से निकलता है, दोनों तरीके समझ में आ गए। एक तरीका तो ऐसा था बेटा जिसमें हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए, दोनों को एक जगह मिलाया, फिर नया विलयन तैयार हो गया, उसकी मोलरता निकालनी थी। तो दोनों की अलग अलग पता होगी, दोनों का आयतन पता होगा, मिलाने पर जो आयतन होगा वो तो जोड़ हो जाएगा दोनों का। लेकिन मोलरता जो निकालनी है वो कैसे निकालोगे, V1 M1 प्लस V2 M2 बराबर होगा Vn। दूसरा जो केस बताया, इस केस में क्या है कि एक ही विलयन है जिसकी मोलरता और आयतन पता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना। पानी जब ऐड करेंगे तो पानी ऐड करने पर उसका आयतन बढ़ करके जो भी आएगा, टोटल विलयन का आयतन देख लो कितना हो गया, वो V2 है। और फिर उसके पूछेगा कि पानी ऐड करने के बाद अब बताओ उसकी मोलरता कितनी हो गई, पहले कुछ रही होगी, अब बाद में पूछ रहा है कितनी होगी, तो बस यही हो जाएगी V1 M1 बराबर V2 M2। उम्मीद है दोनों केस समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो वैसे फॉर्मूले के फॉर्म में तो आपको ये दो ही याद रखने हैं ना, ये तो आप क्या करोगे बना के, और लिखना चाहो तो अपने हिसाब से बनाना चाहो तो बना लो रफली, है ना। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया, इसको लिख दो, और ये केस सेकंड हो गया। ऐसे कैसे बना के लिख लो ताकि समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, बाकी आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है अब हमको आगे। ठीक है, ये टर्म्स सारी पढ़ ली हमने, सारी चीज़ें समझ गए, अब इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ओके, ठीक है, थैंक यू।